नमस्कार मित्रों, साथियों। भारत के लोकतंत्र को उद्धृत करते हुए दुनिया भर में हमारे एक विशालतम और एक यूनिक इलेक्टोरल सिस्टम यानी चुनावी तंत्र की चर्चा पूरी दुनिया आज कर रही है। भारत को अगर समझना है तो भारत का एक और पर्सपेक्टिव शायद भारत के लोकतंत्र और भारत की चुनावी प्रक्रिया को समझना भी है। भारत में राइट टू रिकॉल तो अभी नहीं है, लेकिन राइट टू रिजेक्ट अवश्य है। भारत में चुनाव का क्या संघर्ष रहा और किस परिप्रेक्ष्य में भारत में चुनाव या कि आम चुनाव और विभिन्न घटकों में चुनाव की संरचना हुई, उनका नीति नियामक बनाया गया और भारत में बदले हुए परिदृश्यों में सरकारों का चुना जाना लोकसभा के लिए या कि राज्यों की विधानसभाओं के लिए या लोकल लेवल पर जब चुनाव होता है तो उस सब के लिए कितना बड़े तंत्र की आवश्यकता होती है। एक जिले में संसदीय क्षेत्र में जब चुनाव होता है तो कितना ह्यूमन रिसोर्स वहां डिप्यूटेड होता है। किस तरह से राज्यवार या देश के पूरे परिप्रेक्ष्य में जब चुनाव कराया जाता है तो क्या कुछ ऐसा होता है जिस पर बहुत कुछ चिंतन मनन या विश्लेषण किया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और मैं ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर चुनाव तंत्र, विशेष करके भारत का चुनाव तंत्र के स्वरूप में आपके बीच एक चर्चा की सीरीज लेकर आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं इस ज्ञानपरक या नॉलेजेबल वीडियो सीरीज के माध्यम से भारत के चुनावी तंत्र को आपको बेहतर समझाने में मदद कर पाऊंगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारत एक महानतम देशों में से एक है और अपनी आजादी के समय से ही भारत में इस विषय पर चर्चा की जाती रही कि किस तरह से इस देश का स्वराज्य और इस देश का एक व्यक्ति खुद वोटर के तौर पर या निर्वाचक के तौर पर अपने देश की दशा दिशा को लिखेगा। जब मैं भारत की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं भारत के संविधान में प्लावित उस प्रस्तावना से जहां पर हम बात करते हैं कि लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपने आप को, स्वयं को, संविधान को प्रत्यावित या संविधान अपने ऊपर लागू करने की घोषणा करते हैं। भारत अपने आप में एक बहुत महान देश इसलिए भी है क्योंकि शताब्दियों तक भारत बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शासनों या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर रहा है और तब जब भारत 1947 में एक रिपब्लिक के तौर पर एक स्वतंत्र देश बना, तब तात्कालिक समय में भारत में आवश्यकता एक विधिक संस्थापना के साथ ऐसे गवर्नमेंटल बॉडी या उसके इलेक्शन को लेकर थी जिसको हम निष्पक्षता के साथ पूरे देश में गवर्नेंस के लिए बाध्य कर सकते थे। भारत के चुनावी तंत्र को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले भारत में संविधान की भूमिका को समझना पड़ेगा। भारत में संविधान की भूमिका, भारत का लोकतांत्रिक या संघीय ढांचा, जहां भारत एक देश के तौर पर राज्यों का संघ है और उन राज्यों के अलग या कोई विशेषाधिकार तो नहीं है, लेकिन उन राज्यों की अपनी कुछ विषय वस्तुएं हैं जिन पर राज्य अपने कर संग्रह से लेकर अपने लैंड ऑफ एरिया को या अपने प्रोविंस को चला सकते हैं। इसको लेकर संघ उन राज्यों को न केवल नीति निर्माण में बल्कि संरचना निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। बहरहाल ये तो बातें हुई राज्य स्तरीय व्यवस्था की, लेकिन इस राज्य स्तरीय व्यवस्था को बनाया कैसे जाना है, भारत में संघीय ढांचा किस तरह से स्थापित किया जाना था, ये बातें बहस का मुद्दा थी। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में चुनावों का इतिहास शायद वैसा नहीं था जैसा आज हम देख रहे हैं। भारत
के इतिहास के संदर्भ में भारत शासन अधिनियम 1958, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम पुनः 1935, जिसमें क्रिप्स मिशन 1942 आया और कैबिनेट मिशन उसी संसद में मार्च 1947 में की गई निर्वाचन व्यवस्थाओं का विवेचन किया गया है। यूं तो हम भारत या वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में जब चुनावों की परिपाटी की बात करते हैं तो हमें प्रत्यक्षता यह भान होता है कि शायद इतने बड़े देश में इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संघीय ढांचे में ढाल पाना शायद मुश्किल होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा जो व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे के निर्माण यानी स्वतंत्र भारत के निर्माण के पूर्व जो दिखाई गई थी, उस दशा दिशा में भारत के नीति निर्माताओं ने भारत को आगे लेके चलने का काम किया और इस काम में सबसे पहले भारत में निर्वाचन अथवा निर्वाचन सम्मत संस्थाओं को स्थापित करना, जिसे भारत का निर्वाचन आयोग कहते हैं, की स्थापना की गई। और उसके बाद हम भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में चुनावों के क्षेत्रों का निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का आकार, मतदाता अथवा मतदाता की सूचियां, उनकी सूचियों के अनधिकरण यानी नवीनीकरण, उनके संशोधन, उनके मुद्रण अथवा प्रकाशन की बात भी करते हैं। मतदान हेतु आवश्यक प्रबंध करना हमारी एक सार्वभौम आवश्यकता तो है, लेकिन मतदाता के तौर पर हमारे व्यक्तिगत नागरिक अधिकार होते हैं। अतः भारत का निर्वाचन आयोग एक निर्वाचन प्रक्रिया का निर्माण करता है, जिसके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को पहले अधिसूचित किया जाता है, मतदान की तिथि को बनाया जाता है, उसके बारे में प्रचारित किया जाता है। जो भी व्यक्ति विशेष या जो राजनीतिक दल जिस प्रकार का सिस्टम या जिस प्रकार की का तंत्र भारत में चुनाव प्रक्रिया में अपनाया जाता है, उसके मातहत चुनाव आयोग दिशा निर्देश जारी करता है और उन दिशा निर्देशों के माध्यम से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की को आवेदन के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके प्रस्तावकों की कुछ संख्या होती है, कुछ नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाती है, उन अभ्यर्थियों को शायद अगर चुनाव नहीं लड़ना है उनकी नाम वापसी लेने की प्रक्रिया होती है, निर्वाचक प्रतीकों का आवंटन किया जाता है, उसके बाद निर्वाचन अगर निर्विरोध हो जाता है तो निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में वहां विजेता घोषित कर हम निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तक कहीं कोई कैंसिलेशन नहीं करते तो भारत में लोकतंत्र का उत्सव होता है और उस लोकतंत्र के उत्सव में हम सबको अपने विशेषाधिकार यानी राइट टू वोट का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत जैसे देश में जब हम जिस तरह के चुनाव प्रक्रिया या जिस तरह के इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करते हैं, वो दल आधारित राजनीति है। यहाँ पर दल के माध्यम से चयन किया जाता है हमारी सरकारों का, ना कि हम व्यक्ति आधारित चयन प्रक्रिया को अपनाते हैं। यद्यपि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत में विभिन्न देशों के द्वारा अपनाई जाने वाली, कालांतर में विभिन्न देशों के द्वारा अपनाई जाने वाली निर्वाचन प्रक्रियाओं के सम टोटल या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर है। अगर हम दुनिया भर के ओल्डेस्ट या जिसे कहना चाहिए जो हमें ज्ञात है उन देशों की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो उसमें हम संयुक्त राष्ट्र उसमें हम अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संदर्भ के साथ मैं उदाहरण देना चाहूंगा। वहां की व्यवस्था दो पार्टियों पर आधारित है, जबकि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है चुनाव की वो शायद अलग है। चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ भारत में भारत की दंड संहिता, भारत में बहुत सारे ऐसे विधान है जहां पर जातियां, जनजातियां, उपजातियां उनके लिए निर्वाचन प्रक्रिया में स्थानों को आरक्षित किया गया है। और इस आरक्षण के बावजूद
हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया निष्पक्षता पर आधारित होगी, इसको लेकर कई कंडक्ट बनाए गए हैं। मतदान में कार्मिकों को या मतदान में भारत में उपलब्ध मानव संसाधन जो कि गवर्नमेंट मशीनरी है, उसको एक वेलफेयर वर्क फॉर द कंट्री के नाम पर इलेक्शन ड्यूटीज में लगाया जाता है, और वो मतदान की प्रक्रिया को न केवल डिस्प्ले करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं, और भारत के हर एक मतदाता के मन में क्या है उसको वोटिंग प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के मैकेनिज्म को हेल्प करते हैं। भारत में हमेशा ही चुनाव की प्रक्रिया क्या इतनी जटिल थी? भारत की चुनाव प्रक्रिया में जो भी खामियां हैं, क्या उस पर भारत के चुनाव आयोग ने कोई आवश्यकता समझी कालांतर में कि उसमें कुछ सुधार लाए जाएं, और उन सुधारों को अपनाते हुए भारत के लोकतंत्र या भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए? इसमें बहुत सारे संदर्भ होने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे विमर्श हैं जिन पर हमें टीका टिप्पणी सामान्य स्तर पर रहकर नहीं कर सकते। हमें भारत के मतदाता से लेकर भारत के मतदान में इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया, प्रणाली और नियोजन तक की बात कर लेनी होगी। भारत में चुनाव की जब हम बात करते हैं, तो ये 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में जिसका जो जिसकी जो परिधि है वो कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर कच्छ तक है, और जिसमें बहुत सारी नदियां, बहुत सारे पठार, बहुत सारे संसर्ग हैं, बहुत सारी जातियां, जनजातियां, भाषाएं, और उन सबका विमर्श है। लेकिन 545 सीटों की कैलकुलेशन किस आधार पर की जाती है? किस तरह से हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मातहत उन व्यवस्थाओं का जिसमें हम निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं, किस आधार पर और किस विधिक आधार पर भारत ये तय करता है कि भारत की जो संसद है वो लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, और इन तीनों ही मानदंडों में तीनों के चयन की क्या प्रक्रिया है, और उन प्रक्रियाओं के बाद सरकार के गठन की क्या प्रक्रिया है? सरकार के गठन में भारत में प्रदेशों की विधानसभाएं क्या हैं, उनके अपने संसद क्या हैं, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, अथवा भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होना, राज्य का राज्यपाल होना, या उस व्यवस्था जिसके द्वारा हम मतदान प्रक्रिया को कंडक्ट करते हैं, उस प्रक्रिया के अंदर चयनित होने वाले लोगों, जो इलेक्शन मशीनरी कहलाती है, जिसे निर्वाचन आयोग या राज्य का निर्वाचन आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय कहते हैं, वो क्या है? उस व्यवस्था का गुणागणित क्या है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत की संघीय व्यवस्था में जो लोकतंत्र है उसके लिए जो जिम्मेदार इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या हैं? उन इंस्टीट्यूशंस में अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो वो कैसे काम करती है? भारत में लोकतंत्र को लेकर लोगों को कोई एक सर्टिफिकेशन दिया जाना चाहिए? क्या वोटर आईडी आवश्यक है? कितने नागरिक भारत के वोट दे सकते हैं? क्या उसके लिए कोई तय उम्र होनी चाहिए? ये सारे विचार भारत के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट देते हैं, और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते और इतने बड़ी प्रक्रिया को, इतनी बड़ी मशीनरी को, इतने बड़े स्पेक्ट्रम में चीजों को इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट कराने के प्रक्रम को समझना पड़ेगा। ये लगभग 70 सालों या 65 सालों की चुनावी प्रक्रिया का एक दर्पण है, इसे बहुत महीनता के साथ समझना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर अमित तिवारी ये वादा करता हूं कि आपको आगामी कुछ वीडियोस के माध्यम से भारत के चुनावी तंत्र पर बहुत सूक्ष्मता आधारित संसर्गों के साथ मिलता रहूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा की गई चर्चा के द्वारा कुछ नए सूत्रों का समावेश आपके ज्ञान कोश में हो पाएगा। तब तक के लिए, जब
हम भारत के चुनावी तंत्र की बात कर रहे हैं और देश में वर्तमान में लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे हैं और आज 20 मई को हम 5वें चरण के चुनाव को पूरी तरह से होते देख चुके हैं। लोकतंत्र भारत में अजय रहे, अमर रहे और भारत की भारतीयता को, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को हम बहुत सूक्ष्मता के साथ कंट्रीब्यूट करते रहें। भारत का चुनावी तंत्र और उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आगे के एपिसोड्स में जुड़िएगा, जानिएगा भारत का चुनावी तंत्र फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। तब तक के लिए वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और जुड़े रहिए। नमस्कार। लोकतंत्र के इस पर्व में आप अपने वोटिंग राइट का भी इस्तेमाल अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।